जय हिंद डियर ऑल। आज हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कल की वीडियो के एंड में मैंने बोला था कि आज हम वैदिक एज पढ़ेंगे, जो हिस्ट्री वाला पार्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे। बट आई थॉट कि बेटर होगा कि हम दो सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ें। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि अगर पॉसिबल हो पाया तो हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी पैरेलली में पढ़ लेंगे एंड पॉलिटी एंड इकोनॉमी पैरेलल में पढ़ लेंगे एक दूसरे के साथ। सो आई थॉट कि हम अल्टरनेट डेज पे पढ़ लेते, एक दिन हिस्ट्री एक दिन ज्योग्राफी, फिर एक दिन हिस्ट्री फिर एक दिन ज्योग्राफी। ऐसे हमारे दो सब्जेक्ट्स एक साथ हो जाएंगे और उससे बेनिफिट ये होगा कि दोनों चीज़ें एक साथ, क्योंकि सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस करना तो फिर बाकी सब्जेक्ट्स लैग बिहाइंड हो जाते हैं। तो आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। तो ज्योग्राफी में बेसिकली बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसा फर्स्ट वीडियो में मैंने ज्योग्राफी का थोड़ा सा इंट्रो दिया था कि कैसे बिग बैंग थ्योरी हुई एंड कैसे अर्थ की फॉर्मेशन हुई, तो वो तो बेसिक इंट्रो था। आज उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल इन द सेंस कि मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं, बट इतना कि हमारे एग्जाम्स के लिए जो रेलिवेंट हो उतना हम पढ़ लेंगे आज, ठीक है। तो बेसिकली बिग बैंग थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स क्या है, मतलब कॉस्मोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कॉस्मोलॉजी सब्जेक्ट का नाम है। कॉस्मोलॉजी क्या होती है? कॉस्मोलॉजी यूनिवर्स की स्टडी को कहा जाता है। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी दो वर्ड से मिली है, कॉस्मोस एंड लोगोस। कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स एंड लोगोस का मतलब होता है साइंस। सो यूनिवर्स की साइंस की स्टडी, दैट इज कॉस्मोलॉजी। तो यूनिवर्स क्या होता है? द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, मतलब सब कुछ, जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, वट एवर, गैलेक्सी, स्टार्स, इंटरगैलेक्टिक स्पेस, इंटरस्टेलर स्पेस, प्लैनेट्स, मून्स, सेलेस्टियल बॉडीज, एस्टेरॉइड्स, जो कुछ भी है सब कुछ, गैसेस, डस्ट, सब कुछ, सारी एंटिटी को अगर आप कंबाइन कर दें तो वो फॉर्म करता है यूनिवर्स। एवरीथिंग, जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब यूनिवर्स के बाहर मल्टीवर्सेस का एक कॉन्सेप्ट आता है, तो उसके बारे में वो सारी चीज़ें इतनी हमारे रिलेवेंट नहीं है, उसके बारे में ह्यूमंस को कोई नॉलेज भी नहीं है, तो उसके बारे में तो हम वैसे भी नहीं पढ़ सकते। बस एक कॉन्सेप्ट है कि यूनिवर्स के बाहर भी कुछ तो होगा ही। ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सेस होंगे, जैसे हमारा यूनिवर्स है तो वहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सल लॉज चलते होंगे। जैसे कि हमारे यूनिवर्सल लॉज हमारे यूनिवर्स में वर्क करते हैं, तो उन यूनिवर्सेस में क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सारे यूनिवर्स मिलके क्या फॉर्म करते हैं, वो अभी तक उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नोन नहीं है। तो हम अपने यूनिवर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो यूनिवर्स कैसे बना, कहाँ से स्टार्टिंग हुई, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली बिग बैंग थ्योरी से, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करी थी। सो बिग बैंग थ्योरी अभी तक यूनिवर्स की फॉर्मेशन के लिए टिल नाउ मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी वॉज प्रपोज बाय एबे जॉर्ज लिमेटर, एक एस्ट्रोनॉमर थे, कॉस्मोलॉजिस्ट थे, बेसिकली जो सेलेस्टियल बॉडीज की स्टडी करते थे। तो उन्होंने प्रपोज करी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? अप्रॉक्स आज से 15 बिलियन ईयर्स पहले एक प्रिमाइवल एटम था, एक मतलब एंटिटी थी एक, जहाँ उसमें एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। बहुत बड़ा इन द सेंस बहुत 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 ज़्यादा बड़ा। इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ कि वहाँ से, उस एंटिटी से, ये पूरा जो भी यूनिवर्स का जो कुछ भी है, गैलेक्सीज और जो भी सारी सेलेस्टियल बॉडीज सब कॉन्सेंट्रेटेड थी। सारी जो है वहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ, सब एक दूसरे से दूर जाने लगी। 15 बिलियन साल पहले ये एक्सप्लोजन हुआ था। दिस एक्सप्लोजन इज नोन एज बिग बैंग, ठीक है, इसलिए इसका नाम बिग बैंग थ्योरी है। अब वो सारी चीज़ें एक्सप्लोजन के बाद जो भी सेलेस्टियल बॉडीज थी सब एक दूसरे से दूर जाने लगी और दूर जाती गई एंड रीजन बीइंग कि दे वांट्स टू अटेन स्टेबिलिटी, सो दैट वो बेसिकली अपनी एनर्जी, एंट्रोपी, इन सब चीज़ों को जीरो करना चाहती थी। एनर्जी तो सबको पता होता है, एंट्रोपी क्या होती है? द डिग्री ऑफ रैंडमनेस। स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए एंट्रोपी जीरो होनी चाहिए, सो दैट उनकी रैंडमनेस जीरो हो जाए, वो स्टेबल फॉर्म में आ जाए। तो वो सारी चीज़ें एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं एंड बिग बैंग थ्योरी सेज कि यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपेंडिंग। अभी भी यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। ये सारी गैलेक्सीज, जो कुछ भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, सब एक दूसरे से दूर जा रही है, रिजल्टिंग इन एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। तो ये बिग बैंग थ्योरी हो गई, प्रपोज बाय एबे जॉर्ज लिमेटर, एक कॉस्मोलॉजिस्ट थे। अब बिग बैंग थ्योरी के बाद यहाँ से, उस एक्सप्लोजन से, बिग बैंग से बेसिकली बहुत सारी गैलेक्सीज निकली जिन्होंने यूनिवर्स फॉर्म किया। गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी बेसिकली स्टार्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। स्टार्स, ऐसा माना जाता है कि हमारे यूनिवर्स में अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं एंड एक गैलेक्सी में अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं।
हमारी गैलेक्सी कौन सी है जिसमें हम रहते हैं, डेट इज मिल्की वे गैलेक्सी। ओके, मिल्की वे गैलेक्सी की जो नेबर गैलेक्सी है, सबसे जो नियरेस्ट है, दैट इज एंड्रोमेडा गैलेक्सी। बहुत सारी गैलेक्सीज का जो ग्रुप होता है, लाइक हमारा जो है मिल्की वे गैलेक्सी, हमारी नेबर गैलेक्सी एंड्रोमेडा, इंक्लूडिंग एंड्रोमेडा एंड मिल्की वे, 30 गैलेक्सीज फॉर्म अ लोकल ग्रुप। एक ग्रुप फॉर्म करती है बेसिकली, जिसको लोकल ग्रुप कहा जाता है। और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स मिलके एक क्लस्टर फॉर्म करते हैं। क्लस्टर ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन, ग्रुप गैलेक्सीज का कॉम्बिनेशन। ओके, बहुत सारे क्लस्टर्स मिलके फिर जो यूनिवर्स की एंटिटी है वो सब इनको बेसिकली ऐसे डिवाइड किया जाता है सो डेट इनको इजीली स्टडी किया जा सके। क्लस्टर बेसिकली जो ग्रुप्स हैं उनका एक कॉम्बिनेशन, और फिर ग्रुप्स में गैलेक्सीज होती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी गैलेक्सी पे, मिल्की वे गैलेक्सी। गैलेक्सीज बेसिकली बहुत सारे टाइप की होती हैं, लाइक स्पाइरल गैलेक्सी, एलिप्टिकल गैलेक्सी, इरेगुलर गैलेक्सी, और भी बहुत सारी। ये बेसिकली नेम ना इनकी शेप्स के ऊपर है। जैसे स्पाइरल गैलेक्सी है तो उसकी स्पाइरल शेप होगी, एलिप्टिकल है तो उसकी एलिप्स के शेप में वो गैलेक्सी होगी, इरेगुलर मतलब उसकी कोई शेप नहीं है। और भी बहुत सारे गैलेक्सीज के टाइप्स होते हैं, उनके शेप को बेसिकली वो डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मिल्की वे गैलेक्सी जो है दैट इज स्पाइरल शेप की है। एंड्रोमेडा भी स्पाइरल शेप की है, बट हमें मिल्की वे की स्टडी करनी है तो मिल्की वे स्पाइरल गैलेक्सी है। मिल्की वे के अंदर हमारा पूरा सोलर सिस्टम और वट जो भी हम देख रहे हैं वो सब कुछ आता है। अच्छा, एंड्रोमेडा जो है ना, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ये जो सबसे ह्यूमंस जो है वो अर्थ पे से जो सबसे फार ऑब्जेक्ट जिसको व्यू कर सकते हैं अपनी नेक्ड आई से, डेट इज एंड्रोमेडा गैलेक्सी। उससे ज़्यादा दूर की कोई भी चीज़ हम ह्यूमंस नहीं देख सकते, अर्थ से पॉसिबल नहीं है। ओके, सो हम मिल्की वे पे आते हैं। मिल्की वे में अप्रॉक्स 100 बिलियन स्टार्स हैं, बट ह्यूमंस नेक्ड आइज से, मतलब अभी तो खैर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है तो हार्डली बहुत कम ही स्टार्स दिखते हैं। वैसे जो यूनिवर्स की जो थ्योरीज कहती हैं कि एक बार में ना ह्यूमंस नेक्ड आइज से सिर्फ, अगर मान लीजिए एक इमेजिनरी सिचुएशन की बिल्कुल पॉल्यूशन जीरो है तो हम 2000 स्टार्स एक बार में देख सकते हैं। बिल्कुल जीरो पॉल्यूशन, सब कुछ एकदम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर स्काई है, नो क्लाउड्स, नथिंग, कोई भी बीच में डिस्टर्बेंस नहीं है, तो मैक्सिमम 2000 स्टार्स को देख सकते हैं। रीजन बीइंग कि जो अर्थ है ना, पूरी हमारी अर्थ से 8000 स्टार्स विजिबल हैं, 4000 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 4000 सदर्न हेमिस्फीयर में। इन ईच हेमिस्फीयर जो है, अगर 4000 एक हेमिस्फीयर में है विजिबल, तो उसमें से 2000 जो है वो डे टाइम में विजिबल होंगी। तो डे टाइम में सन की जो लाइट है वो उसकी वजह से हम स्टार्स देख नहीं पाते, तो नाइट टाइम में जो 2000 है वो एक बार में हम देख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट्स मूव ऑन। सो आगे हम मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में बात करेंगे। सो मिल्की वे गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स हैं, उनमें से एक स्टार है हमारा सन। ओके, स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स बेसिकली हॉट बर्निंग गैसेज होती हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा हीट होती है और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं। वो हीट और एनर्जी की वजह से वो शाइन करते हैं। स्टार्स के पास अपनी खुद की लाइट होती है, वो अपनी लाइट से शाइन करते हैं, अपनी लाइट एमिट करते हैं। प्लैनेट्स के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती, वो स्टार्स की लाइट से शाइन करते हैं। ओके, सन के पास भी अपनी खुद की लाइट है। सन के अंदर बेसिकली जो एनर्जी और हीट रिलीज हो रही है उसके पीछे का रीज़न क्या है? सन में एक रिएक्शन हो रही है, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन बेसिकली न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है, एटम के अंदर होते हैं ना न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलके एक बड़े मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं। तो सन के अंदर जो रिएक्शन हो रही है उसमें क्या है? सन के अंदर ना 71% हाइड्रोजन होता है, 26.5% हीलियम होता है एंड 2.5% अदर गैसेज होती हैं। गैसेज नहीं, बेसिकली एलिमेंट्स एक्सेट्रा। सो यहाँ पे सन के अंदर जो हाइड्रोजन है वो फ्यूज होके मतलब मिलके हीलियम का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन सिंगल एटम होता है, हीलियम में 2 एटम्स होते हैं ना, वो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसमें एक से ज़्यादा एटम्स मिलके फ्यूज होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल या एटम जो भी कह लो। एंड न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन इसका ऑपोजिट होता है एग्जैक्टली। उसमें क्या होता है कि उसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो टूट के फिज होके बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स, एक से ज़्यादा, उनके फॉर्मेशन करता है। तो डेट इज न्यूक्लियर फिजन। सन में जो हो रही है डेट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, अब इसलिए कहा जाता है कि सन की जो एज है ना वो मतलब एक टाइम के बाद सन डेड हो जाएगा। रीज़न बीइंग कि
जो सन का जो हाइड्रोजन है वो फ्यूज होते 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 हीलियम फॉर्म करते करते एक टाइम के बाद सन का हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, तो सन में जो न्यूक्लियर फ्यूजन की जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगी एंड सन विल डाई। तो उसको कहा जाता है कि एवरी सेलेस्टियल बॉडी हैव इट्स लाइफ। जैसे स्टार्स का भी बर्थ होता है, डेथ होता है, वो सब चीज़ें, तो वो काफ़ी डिटेल में हो जाएगा। अभी थोड़ा हम जो पढ़ रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ये हो गई सन की बात। अब सन जो है, सन की कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सन का जो टेम्परेचर है वो बहुत 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 ज़्यादा है, लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस उसका जो सरफेस का टेम्परेचर है वो बताया जाता है, और लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस जो सन का जो इनर कोर है ना, कोर मतलब जो सन का इंटीरियर है, उसका टेम्परेचर इतना बताया जाता है कि 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस उसका कोर का टेम्परेचर है। ठीक है। सन का जो ऑब्जर्वेबल डायमीटर है उसको 14 लाख किलोमीटर अप्रोक्स बताया जाता है, एंड सन का जो साइज है अर्थ के साइज से अप्रोक्सीमेटली 13 लाख टाइम्स ज़्यादा है सन का साइज। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सन कितना बड़ा है। इसलिए कहा जाता है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, उसका अप्रोक्सीमेटली 99.9% जो मास है वो सन में कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब कि सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम मतलब सोलर सन को रिप्रेजेंट करता है। तो सन के अराउंड जो भी सिस्टम है, डेट इज प्लैनेट्स एक्सेट्रा, तो प्लैनेट्स जो भी हैं वो सब सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो वो पूरा जो सिस्टम है सन का सिस्टम, उसे सोलर सिस्टम कहा जाता है। तो ये सिस्टम बना ही सन की वजह से है। तो इस सोलर सिस्टम का 99.9% मास जो है वो सन में कंसंट्रेटेड है। अब सन के अराउंड सन के बारे में और कुछ फीचर्स, जैसे कि अर्थ और सन की जो मिनिमम डिस्टेंस है, डेट इज उसको हम कहते हैं, जो एवरेज डिस्टेंस है अर्थ और सन की वो 150 मिलियन किलोमीटर्स बताई जाती है। सन और अर्थ, क्योंकि अर्थ जो है वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में, अर्थ और सारे प्लैनेट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करते हैं। तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या होता है कि कभी तो वो बहुत ज़्यादा पास होंगे, कभी वो बहुत ज़्यादा दूर होंगे। तो जो सन और अर्थ की जो ऐसी पोजीशन जहाँ पे सन और अर्थ मिनिमम डिस्टेंस पे हो, उसको कहा जाता है पेरीहीलियन। और जब सन और अर्थ मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं उसको एपहीलियन कहा जाता है। पेरीहीलियन में बेसिकली जो इनका डिस्टेंस होता है वो 147 मिलियन किलोमीटर्स हो जाता है, एंड एपहीलियन में ये डिस्टेंस जो है वो 152 मिलियन किलोमीटर्स हो जाता है। तो ये एक एपहीलियन पेरीहीलियन थोड़ा सा याद रखिएगा, ये थोड़ा आ जाता है कई बार क्वेश्चंस में। ओके, और बाकी अब सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले सोलर सिस्टम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर कुछ जो बची हुई सेलेस्टियल बॉडीज हैं जैसे या फिर पहले नेबुला एक्सेट्रा ही खत्म कर लेते हैं। नेबुला क्या होता है? नेबुला बेसिकली जैसे स्टार्स हैं, दो स्टार्स है, स्टार्स तो हमने समझ लिया इंटरगैलेक्टिक हॉट बर्निंग गैसेस होते हैं। अब स्टार्स के बीच में, दो स्टार्स के बीच में जो स्पेस है उसमें इंटरस्टेलर स्पेस में जो क्लाउड्स होते हैं, गैसेस के क्लाउड्स हैं, तो वो फॉर्म करते हैं नेबुला। नेबुला जो है इसको ऐसे समझ सकते हैं कि नेबुला जो है वो शाइनिंग भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है। शाइनिंग कब होगा नेबुला? शाइनिंग तब होगा जबकि जो नेबुला के आसपास जो स्टार है ना, वो नेबुला के अंदर बेसिकली हाइड्रोजन होता है। तो जो स्टार है अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म हुआ, बहुत ज़्यादा हॉट हुआ, तो जो नेबुला का जो हाइड्रोजन है वो आयनाइज हो जाता है, एंड वो जो है वो अपनी लाइट एमिट करने लगता है। तो उस टाइम पे जो नेबुला होता है वो शाइन करता है। अगर स्टार बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, लेस हॉट है, तो जो नेबुला है वो रिफ्लेक्शन से शाइन करता है। अब नेबुला डार्क किस कंडीशन में होगा? नेबुला डार्क होगा जब कि जो आसपास जो भी स्टार है वो सफिशिएंट नहीं है उसको आयनाइज करने की या फिर रिफ्लेक्शन की, तो उस कंडीशन में नेबुला डार्क होता है, वो दिखाई नहीं पड़ता। उस सिचुएशन में नेबुला को सिर्फ तभी ऑब्जर्व किया जा सकता है जबकि बैकग्राउंड से कोई स्टार जो है वो लाइट एमिट कर रहा है और उसके ऊपर एक नेबुला जो है वो उसकी लाइट को ब्लॉक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी आपको थोड़ा सा, आई डोंट नो ये विजिबल होगा या नहीं, जैसे कि मान लीजिए ये एक स्टार है, लाइट एमिट कर रहा है, फ्लैश लाइट है बेसिकली फ़ोन की, और यहाँ पे ये जो नेबुला है ये इसकी लाइट को ब्लॉक कर रहा है। तो अगर बेसिकली ये डार्क में है जहाँ पे कोई लाइट पीछे से आ ही नहीं रही है, तो यहाँ पे नेबुला विजिबल नहीं होगा। जब ये लाइट को जब ब्लॉक कर रहा है तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक होने के बाद जो ये सरफेस नज़र आ रही है ना, तो ये यहाँ पे इस तरीके से नेबुला को ऑब्जर्व किया जा सकता है। और बाकी तो यही है,
इतना इम्पोर्टेंट नहीं था बट थोड़ा समझने वाला कॉन्सेप्ट था, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि डार्क कब होता है, नेबुला और शाइन कब करता है। एक होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है कॉमेट का। कॉमेट पुच्छल तारा बेसिकली हिंदी में उसको बोलते हैं। कॉमेट क्या होते हैं? कॉमेट बेसिकली कॉमेट भी स्टार्स ही होते हैं। वो सन के अराउंड ना इलेप्टिकल ऑर्बिट में वो भी रिवॉल्व कर रहे होते हैं, बट उनका जो ऑर्बिट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब इतना बड़ा कि उनको एक रिवॉल्यूशन अपना कंप्लीट करने में हंड्रेड्स एंड समटाइम थाउजेंड्स ईयर्स भी लग जाते हैं। तो अब ये है कि वो जब सन से बहुत ज़्यादा दूर होंगे तो हीट तो उनके पास जा नहीं रही, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा उनका कम हो जाता है। उनकी जो गैसेज हैं कॉमेट्स की हम बात करें तो कॉमेट्स की जो गैसेज है वो फ्रीज हो जाती हैं, जम जाती हैं। और जैसे जैसे जब वो अपना जो है इलेप्टिकल ऑर्बिट में जब वो धीरे धीरे सन के दूर जाते हैं तो वो फ्रीज्ड हैं। जब वो सन के पास आते हैं तो सन की जो हीट है वो उनको मिलने लगती है, तो उसकी गैसेज जो है ना वो धीरे धीरे फिर मतलब पिघलने लगती हैं। ऐसे ही समझ सकते हैं उसको, वो पिघलने लगती है एंड धीरे धीरे करके वो पीछे की साइड, क्योंकि अब जो भी उनका फ्रोजन गैसेज है वो सब मेल्ट हो रही हैं। मेल्ट होके वो जैसे कि मान लीजिए सन है और ये जो है कॉमेट है ये इसके पास आ रहा है एंड पास आते आते इसकी जो गैसेज है वो मेल्ट होके ये इसके पीछे जा रही है, तो पीछे वो जाके ना एक टेल सी फॉर्म कर देती है। तो इसलिए जो कॉमेट्स का जो ऑब्जर्वेशन है वो एक बहुत रेयर इवेंट होता है एस्ट्रोनॉमी में, और बहुत बहुत मतलब कि देखने लायक सीन होता है, क्योंकि बहुत 70-80 ईयर्स में एक बार नज़र आता है और बहुत ब्यूटीफुल दिखता है वो। मतलब कुछ समथिंग लाइक उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे करके एक स्टार अब और उसके पीछे एक ऐसे पूंछ सी होती है, तो ये बहुत रेयर देखने को मिलता है। इस तरीके के कुछ होते हैं कॉमेट्स। और सेलेस्टियल बॉडीज में मीटियोर्स एक्सेट्रा के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सोलर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, और अगर बीच में मुझे कुछ याद आएगा तो मैं बता दूंगी। सोलर सिस्टम में बेसिकली हम सन के बारे में, तो सोलर सिस्टम में आता है हमारा सन, उसके अराउंड जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो प्लैनेट्स, उन प्लैनेट्स के अराउंड जो रिवॉल्व कर रहे हैं उनके सैटेलाइट्स बेसिकली जैसे कि अर्थ की सैटेलाइट मून है, ऐसे ही प्लैनेट्स की सैटेलाइट होती है जो उनके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब सन के अराउंड रिवॉल्यूशन जो प्लैनेट्स कर रहे हैं उसका रीज़न क्या है? रीज़न बीइंग कि जो है ग्रेविटेशन फोर्स है सन की, अर्थ की, अदर प्लैनेट्स की, इनकी ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है कि मतलब एक जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती हैं। जो बॉडी जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उसका ग्रेविटेशन फोर्स उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, बिकॉज ग्रेविटेशन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ बॉडी के। G m1m2/r² उसका फॉर्मूला होता है, वो खैर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, वो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो सन सबसे बड़ा है सोलर सिस्टम में, 99.9% मास उसी में है, तो सन की ग्रेविटेशन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तो सन जो है ना वो सारे प्लैनेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है, और रिवॉल्यूशन का एक स्पेस टाइम कर्व बनता है। वो चीज़ ना फिजिक्स का पार्ट आ जाएगी, वो यहाँ पे इतना एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाता है स्पेस टाइम कर्व। तो अभी इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि हाँ वो अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब स्पेशलिटी क्या है, जो हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व भी करते हैं और अपनी एक्सिस पे रोटेट भी करते हैं। इस चीज़ को समझाने के लिए ये ग्लोब थोड़ा पुराना है बट घर में था तो मैंने सोचा यूज़ कर लूँ। जैसे कि ये अर्थ का बेसिकली 3D रिप्रेजेंटेशन है ग्लोब, कुछ ज़्यादा ही पुराना है तो कोई बात नहीं, आप लोगों को वैसे भी बस समझना ही है अर्थ की जो भी है। तो एक्सिस पे रोटेशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए ये जो मार्कर है ये सन है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। तो ये जो ऐसे ऐसे घूम रही है ना, डेट इज ये वाला जो मूवमेंट है इसको हम रोटेशन कहते हैं। एक्सिस क्या है, ये जो इसके अंदर से आप इमेजिन करिए इसके अंदर से एक लाइन जा रही है, तो ये जो लाइन होगी ना ये अर्थ की एक्सिस है। इस एक्सिस के अराउंड जो हमारी अर्थ है वो रोटेट कर रही है, ठीक है। और ये सन है, ये रोटेट करने के साथ साथ इस तरीके से सन के अराउंड रिवॉल्व भी कर रही है। तो सन के अराउंड जो घूमना हुआ दैट इज रिवॉल्यूशन, और अपनी एक्सिस पे जो ये मूवमेंट कर रही है इसको रोटेशन कहेंगे, ठीक है। रोटेशन रिवॉल्यूशन का डिफरेंस क्लियर हो गया। अब सॉरी जो सारे प्लैनेट्स हैं वो अपनी एक्सिस पे रोटेट भी करते हैं, रिवॉल्व भी करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में बेसिकली 8 प्लैनेट्स आते हैं।
मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। पहले प्लूटो भी आता था बट अभी उसको हटा दिया गया है, वो प्लूटो में आएंगे तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लैनेट्स के बारे में अब जो सबसे पहले मरकरी से ही स्टार्ट करते हैं। सन के सबसे पास प्लैनेट है मरकरी। मरकरी जो है सन के सबसे पास है, बहुत ज़्यादा गर्म है क्योंकि सन के पास है, ऑब्वियसली तो गर्म तो होगा ही क्योंकि सन की हीट डायरेक्टली सबसे पहले उसी पे पड़ रही है। मरकरी के बाद आता है वीनस। वीनस जो है उसको मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, व्हील्ड प्लैनेट, इन सब नामों से जाना जाता है। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार से क्या मतलब है कि मतलब आप अगर जैसे जब हल्की शाम हो रही होती है ना, तो जब हल्की मतलब सनसेट होता है, सनराइज होता है, इस दोनों टाइम पे वीनस जो है ना वो नेक्ड आइज से ऑब्जर्वेबल होता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, मतलब ब्राइटेस्ट प्लैनेट इसको कह सकते हैं। तो इसको अर्थ से हम देख सकते हैं मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में, तो इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं। व्हील्ड प्लैनेट क्यों कहा जाता है? व्हील्ड इसलिए क्योंकि ना व्हील्ड मतलब ढका हुआ, तो इसके वीनस के आसपास बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं जिनकी वजह से ये पूरा मतलब शील्ड टाइप रहता है, शील्ड मतलब कवर अप रहता है क्लाउड से, तो इसलिए इसको व्हील्ड प्लैनेट भी कहते हैं। वीनस जो है ऐसे तो वो मरकरी से ज़्यादा दूर है सन से, बट स्टिल वो मरकरी से ज़्यादा गर्म है। पूरे सोलर सिस्टम में अगर सबसे गर्म कोई प्लैनेट है, हॉटेस्ट प्लैनेट, डेट इज़ वीनस। हॉटेस्ट होने का रीज़न क्या है? बिकॉज वो व्हील्ड है, क्लाउड से ढका हुआ है, तो उसमें जो हीट आती है सन से वो उसको बहुत मतलब एब्जॉर्ब करके रखता है। उसका एल्बिडो बहुत ज़्यादा लो होता है। एल्बिडो हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ लेंगे क्या है, तो उस वजह से वीनस जो है बहुत ज़्यादा गर्म है। थर्ड अर्थ आती है हमारी। अर्थ के बारे में तो हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है सब कुछ, तो अर्थ जो है, अर्थ के बारे में पहले अर्थ ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट और रिवॉल्व दोनों कर रही है। मैं इसको ग्लोब से ही समझाती हूँ। जैसे कि अर्थ है सन के अराउंड रिवॉल्व करिए, अपनी एक्सिस पे रोटेट करिए, तो जो रोटेशन है इसकी वजह से डे और नाइट होते हैं, ये सबको पता ही होता है। वैसे फिर भी मैं इस चीज़ को आगे भी समझाऊंगी दोबारा से जब इस वाले टॉपिक पे हम आएंगे। बेसिकली जो हमारा फिजियोग्राफिक फीचर्स का जो टॉपिक आता है वहाँ पे, तो जैसे कि अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, तो ये सन है, सन को जो सरफेस फेस कर रहा होगा, इधर सन है, ये वाला सरफेस इसको फेस कर रहा है, तो यहाँ पे डे होगा इस पूरे सर्कल में, इधर पूरे में नाइट होगी, ठीक है। जब ये ऐसे ऐसे घूमेगा तो फिर डे और नाइट जो है वो चेंज होती रहेंगी। तो जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे एक रोटेशन कंप्लीट करता है 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड अप्रोक्स, इतना टाइम लगता है उसको अपनी एक्सिस पे रोटेट करने में, इसलिए 24 आवर्स का एक दिन हम लोग कंसिडर करते हैं। जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो रिवॉल्व करने में उसको कितना टाइम लगता है? 365 डेज 5 मंथ्स 365 डेज 5 आवर्स एंड 48 मिनट्स, ठीक है। तो इसलिए ही जब 5 आवर्स 48 मिनट्स, तो 6 आवर्स होने में 12 घंटे रह जाते हैं, तो 6 24 आवर्स मिलके एक दिन बनता है, और फिर 4 साल में हम उसको फिर लीप ईयर में 366 डेज का जो है ईयर हम मना देते हैं, सो दैट जो ये है ना सन के अराउंड जो रिवॉल्यूशन है, इसको हम मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन 4 साल में इसको हम स्टडी कर पाए। और रिवॉल्यूशन की वजह से जो भी हमारे जो वेदर चेंजेस होते हैं, क्लाइमेट चेंजेस जो भी होते हैं, मौसमों का बदलना, वेदर चेंज उसको कह सकते हैं, क्लाइमेट चेंज तो अलग चीज़ हो जाती है, तो वो उसी की वजह से होती है। अब रोटेशन रिवॉल्यूशन हो गया। सन और अर्थ की मिनिमम डिस्टेंस वो तो अभी मैंने डिस्कस करी ही थी। मिनिमम डिस्टेंस इज पेरीहीलियन, मैक्सिमम डिस्टेंस एपहीलियन, ठीक है। अब अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ब्लू इसलिए क्योंकि इस पे वाटर बहुत ज़्यादा है, और अर्थ के बारे में तो खैर बेसिकली हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे ही। अर्थ के बाद फिर मार्स पे आते हैं। अर्थ के साथ साथ मून की स्टडी कर लेते हैं। मून जो है वो अर्थ का द ओनली नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट बेसिकली वो होता है जो प्लेनेट के अराउंड चक्कर लगाता है। मून का भी बेसिकली यही प्रिंसिपल होता है कि वो भी अपनी एक्सिस पे रोटेट भी कर रहा है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशन भी कर रहा है, ठीक है। तो मून की स्टडी को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। मून जो है बेसिकली अर्थ का, क्योंकि एक लौता, वैसे सैटेलाइट्स आपने वही सुनेंगे कि जो भी नासा ने, इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च करी है, वो सैटेलाइट अलग है, वो मैनमेड सैटेलाइट्स हैं, उनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहा जाता है। जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं डेट इज मतलब कि जैसे मून है जो
वो मतलब कि चांद जो भी है वो नेचुरल सैटेलाइट है, प्रकृति ने बनाया हुआ है, तो वो अर्थ के अराउंड रोटेशन भी रिवॉल्यूशन भी करता है, अपनी एक्सिस पे रोटेट भी करता है। तो सन जो है, सन बेसिकली अपनी एक्सिस पे जो रोटेट करता है ना, एक्सिस रोटेशन वही यही वाली चीज। अगेन अब मान लीजिए कि ये सन है, तो सन जो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो सन की एक रोटेशन को सन को अपने एक्सिस पे एक बार रोटेट करने में लगभग 27 डेज 7 आवर्स एंड 43 मिनट समथिंग इतना टाइम लगता है। एंड उतना ही टाइम जितने टाइम में वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, एक रोटेशन पूरा करता है। मान लीजिए अब ये अर्थ है, ये मार्कर जो है ये मून है, सॉरी मैं सन बोल रही थी क्या, मून है बेसिकली, ये मून है। एंड मून जो है अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो एक रोटेशन कंप्लीट करने में उसको 27 डेज 7 आवर्स एंड 43 मिनट्स अप्रोक्स लगते हैं, और लगभग इतना ही टाइम उसको अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशन करने में भी लगता है। जो अर्थ के अराउंड बेसिकली उसने रिवॉल्यूशन किया, इस वाला जो ये वाला जो टाइम है ना 27 आवर्स सॉरी 27 डेज वाला, और ये जो भी है, तो इस टाइम को कहा जाता है सिड्रल मंथ। ठीक है, सिड्रल मंथ, सेलेनोलॉजी बेसिकली मून की स्टडी को कहते हैं, तो वहीं से सिड्रल मंथ। और जो है, क्योंकि अब अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्यूशन कर रही है, मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो ये पूरा जो सिस्टम है ना, ये पूरा जब मूव करता है, तो जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करेगी, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा, तो मून भी सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा अर्थ के साथ साथ, है ना, स्पाइरल में थोड़ा स्पाइरल सा मोशन होता है। तो जो मून जो है जब सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है, उसको कहते हैं सिनोडिक मंथ। एक सिनोडिक मंथ कंप्लीट होने में लगभग 29 डेज 12 आवर्स 44 मिनट्स 4 सेकेंड्स अप्रॉक्स इतना टाइम लगता है। तो सिडल मंथ और सिनोडिक मंथ, ये चीज़ आपको समझ आई, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना थोड़ा, हालांकि 2D में मैं उतना अच्छा समझा नहीं पा रही हूँ, बट कोई बात नहीं। एक चीज़ और, जैसे कि जो मून पे जो, जैसे मैंने बताया अभी, एक अपनी एक्सिस पे उसको रोटेट करने में 27 डेज 7 आवर्स एंड उतना टाइम लगभग लगता है। तो जो मून है ना, आपको याद होगा अभी कुछ टाइम पहले इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, तो चंद्रयान 3 14 डेज के लिए बेसिकली लॉन्च किया गया था। 14 डेज का रीज़न क्या था कि जो मून है ना, उस पर चंद्रयान मून पे चांद पे भेजा गया था ऑब्वियसली। तो जो मून है, क्योंकि वो 27 दिन में अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करता है, और अभी हमने डिस्कस किया कि जो रोटेशन है उसी की वजह से उस पर डे और नाइट का जो भी इवेंट है होता है, क्योंकि जब जो फेस जो है वो सन के सामने जो वाला फेस होगा तो वहाँ पे दिन होगा, सन के बैकग्राउंड में जो फेस होगा उस पर नाइट होगी। तो जो है जो मून है वो 27 डेज समथिंग में अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है। तो 14 दिन वहाँ पे, अब 27 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, तो 27 लगभग 14 दिन की वहाँ दिन होती है, 14 दिन की रात होती है, 14 28 होते हैं, तो मतलब अप्रॉक्स है ये। तो इसलिए ही उसको 14 दिन के लिए भेजा गया था, सो डैट 14 दिन बाद, क्योंकि चांद पे रात हो जाएगी, तो क्योंकि वो सोलर से पावर ले रहा था, उस पर सोलर पैनल्स लगे हुए थे चंद्रयान पे, तो रात होने के बाद वहाँ पे टेम्परेचर बहुत गिर जाता है। दिन में जो मून का टेम्परेचर है लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, 180 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और रात में वो -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो रात में वो मतलब जो है, क्योंकि उसको एनर्जी भी नहीं मिलेगी सोलर से, और वो टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से वो शायद वर्किंग कंडीशन में रही भी ना, इसलिए उसको 14 दिन के लिए प्रिपेयर करके भेजा गया था। उसके बाद 14 दिन बाद वो सिस्टम जो है वहीं पे खराब हो गया था, जो भी था वो, मतलब जो भी इसरो का, जो भी चंद्रयान 3 का, तो यही था बेसिकली कि 14 दिन के लिए क्यों भेजा गया, क्योंकि मून में 14 दिन की दिन और 14 दिन की रात होती है। 27 डेज में वो बेसिकली अपना जो है रोटेशन कंप्लीट करता है। उसको सिडल मंथ कहते हैं, और सिनोडिक मंथ जो वो सन के अराउंड जो अर्थ के साथ जो अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है वो सिनोडिक मंथ है। ठीक है, सन की स्टडी को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। सन बेसिकली अर्थ का जो साइज है उसका 1/4 होता है। सन पे जो ग्रेविटी है अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 होती है। और जो आपने टाइड्स के बारे में पढ़ा होगा, टाइड्स जो उठते हैं समुद्र में, जो लहर, ज्वार भाटा जिसको कहते हैं, तो उसका रीज़न भी सन की ग्रेविटेशन फोर्स ही है। बिकॉज सन जो है बहुत ज़्यादा कम ग्रेविटेशन नहीं है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो सन की जो ग्रेविटी है ना वो बेसिकली अर्थ की ग्रेविटी, मतलब अर्थ को अपनी साइड पुल करने की कोशिश करती है। तो समुद्र में ना, क्योंकि समुद्र में लैंड मास कम है, तो वहाँ पे जो वाटर है वो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, वो सन की ग्रेविटेशन की वजह से। उसको ज्वार भाटा कहा जाता है कि ज्वार उठ रही है समुद्रों में, तो ओशियंस में बेसिकली। तो ये सब चीज़ें होती हैं। सन और अर्थ की जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको पेरिजी कहा जाता है, और जो सन और अर्थ की मैक्सिमम डिस्टेंस है उसको एपोजी कहा जाता है।
एपोजी पेरिजी ये भी वही रीज़न है, जैसे कि अर्थ सन के अराउंड इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, ऐसे ही जो मून है वो अर्थ के अराउंड इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में वही चीज़ है कि कभी वो बहुत ज़्यादा पास होगा, एलिप्स ऐसे बनता है ना, तो मान लीजिए ये सेंटर में है, तो जब ये नियरेस्ट डिस्टेंस पे होगा तो इसको एपोजी कहा जाएगा। फार सबसे ज़्यादा दूर वाले पोजीशन पे होगा, तो आई डोंट नो ये आप लोगों को विजिबल है या नहीं, तो इसको फिर एपोजी इसको कहा जाएगा, सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस, एंड मिनिमम डिस्टेंस को एपोजी कहा जाएगा। यही चीज़ सन के साथ भी, अगर इसको सेंटर को सन मान ले तो यहाँ पे पेरीहीलियन, सॉरी यहाँ पे एपीलियन हो जाएगा और यहाँ पे पेरीहीलियन। तो वही मिनिमम डिस्टेंस सन और अर्थ का जो है डेट इज पेरीहीलियन, मैक्सिमम डिस्टेंस सन और अर्थ का एपीलियन, मून और अर्थ का मिनिमम डिस्टेंस डेट इज मिनिमम डिस्टेंस पेरीजी एंड मैक्सिमम डिस्टेंस एपोजी। ओके, ये कॉन्सेप्ट है। और बेसिकली जो मून के बारे में और क्या, हाँ, मून का जो डार्क साइड है, मून का सिर्फ 59% जो एरिया होता है वो अर्थ से विजिबल होता है, बाकी हम नहीं देख सकते। मून में आपने देखा होगा, जब आप अगर क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ ब्राइट पार्ट्स होते हैं, कुछ डार्क पार्ट्स होते हैं। तो जो ब्राइट जो आपको नजर आते हैं वो बेसिकली वहाँ पे जो मून पे जो माउंटेन्स होते हैं ना, जैसे लेब्यूटी माउंटेन जो मून का हाईएस्ट माउंटेन है, वो सारी चीज़ें जो होती है तो वो ब्राइट नजर आती है, बिकॉज वो ऊंची चीज़ें हैं तो वहाँ से लाइट ज़्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट होती है। जो डार्क पार्ट आपको दिखाई देता है वो मून के जो प्लेन्स हैं या फिर जो गड्ढे हैं वो होते हैं, तो वहाँ पे लाइट उतनी ज़्यादा जा नहीं पाती, तो रिफ्लेक्ट भी कम ही होती है, तो वो हमें डार्क दिखाई देता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी एक मून पे एक प्लेस होती है, वहाँ हमेशा अंधेरा ही रहता है बेसिकली, वो मतलब उतना बिल्कुल डार्क साइड होती है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी उसको कहा जाता है। और तो आई थिंक मून के बारे में वही है कि हाँ, अर्थ के अराउंड ठीक है, हो गया, मून मोर और लेस कंप्लीट है। बाकी कुछ अगर याद आएगा तो मैं बाद में ऐड कर दूंगी। देन फिर मार्स पे मूव करते हैं। मार्स बेसिकली, मार्स को रेड प्लेनेट कहा जाता है। रेड प्लेनेट इसलिए बिकॉज मार्स जो है वहाँ पे फेरस मतलब आयरन की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होती है, आयरन उसको रेड कलर प्रोवाइड करता है। मार्स की जो स्काई है वो वहाँ पे पिंक सी नजर आती है, तो ये उसको रेड प्लेनेट नेम वहाँ से पड़ा। जैसे अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि अर्थ पे वाटर बहुत ज़्यादा है। तो मार्स के पास 2 मून्स होते हैं, फोर्ब्स एंड डेमोस, ये नेचुरल सैटेलाइट्स उसके। मून तो खैर बेसिकली अर्थ का है। मार्स के नेचुरल सैटेलाइट्स फोर्ब्स एंड डेमोस। उसके बाद मार्स के बाद जुपिटर। अच्छा, एक चीज़ और, जो ये है ना हमारा सोलर सिस्टम है, इसमें जो प्लैनेट्स है ना, इसका डिवीजन जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये 4 प्लैनेट्स जो हैं इनको इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। और जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून जो है इनको आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है। इनर प्लैनेट्स इसलिए क्योंकि ये सन के पास है, अंदर की साइड। आउटर प्लैनेट्स इसलिए उनको क्योंकि वो बाहर की साइड है, ठीक है। इनर प्लैनेट्स जो है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको अर्थ लाइक प्लैनेट्स भी कहा जाता है और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है। अर्थ लाइक इसलिए क्योंकि इनका साइज जो है इन चारों का थोड़ा छोटा छोटा होता है। अर्थ ऑलमोस्ट मतलब सिमिलर तो नहीं, बट हाँ फिर भी कहा जाता है इनको। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स इसलिए क्योंकि टेरेस्ट्रियल मतलब रॉकी प्लैनेट्स है ना, रॉकी ये चट्टानों से बने होते हैं। जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये गैशियस प्लैनेट्स होते हैं। गैशियस इन द सेंस कि ये ठोस चीज़ों से नहीं बने, गैसेस से बने हुए हैं, तो इनको गैशियस प्लैनेट्स कहा जाता है। जो इनर वाले हैं इनको रॉकी प्लैनेट्स कहा जाता है। और जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इनका साइज बहुत बड़ा है। तो वो साइज बड़ा होने की वजह से जुपिटर क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो इनको जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है। जोवियन प्लैनेट्स का क्या मतलब है? जोवियन प्लैनेट्स बेसिकली, जोवियन का मतलब होता है जुपिटर लाइक। जुपिटर क्योंकि साइज में बड़ा है, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून ये भी साइज में बड़े हैं, तो जुपिटर लाइक से ये मतलब है कि इनका साइज जो है जुपिटर जैसा होता है। जैसे इनर प्लैनेट्स को अर्थ लाइक प्लैनेट्स कहा जाता है, तो वैसे ही। और जो है ना मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इन चारों के बाद मतलब मार्स के बाद और जुपिटर से पहले एक आती है हमारी एस्टेरॉइड बेल्ट, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इनके बाद आती है हमारी क्विपर बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट और क्विपर बेल्ट क्या होती है? एस्टेरॉइड्स बेसिकली माइनर प्लैनेट्स होते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट। वो भी जैसे कि प्लैनेट्स हमारे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सारे जैसे सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं। रोटेशन का तो खैर अलग चीज़ है। 5000 नोन एस्टेरॉइड्स हैं एस्टेरॉइड बेल्ट में, तो ये जितने भी एस्टेरॉइड्स हैं ना, ये भी सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करते हैं एज लाइक प्लैनेट्स, बट इनका साइज बहुत छोटा है। इंटरनेशनल एटॉमिक यूनियन की जो डेफिनेशन है प्लैनेट्स की, उसको ये लोग सेटिस्फाई नहीं करते।
तो इनको प्लैनेट्स ना कह के एस्टेरॉइड्स कहा जाता है या फिर ड्वार्फ प्लैनेट्स कहा जाता है। मतलब सारे फीचर्स इनके मोर और लेस प्लैनेट्स जैसे ही हैं, बट साइज बहुत छोटा है, तो प्लैनेट्स की जो डेफिनेशन है उसको ये सेटिस्फाई नहीं करते, तो इसलिए इनको एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। ठीक है। एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ आती है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स के बाद, जो इनर प्लैनेट्स के बाद और आउटर प्लैनेट्स से पहले मार्स और जुपिटर के बीच में आती है हमारी एस्टेरॉइड बेल्ट। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन चारों के बाद जैसे कि ये सन है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनके बाद यहाँ पे आ गई हमारी ये वाली एस्टेरॉइड बेल्ट, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये इनके आप ऑर्बिट समझ लीजिए। यहाँ पे आती है हमारी कुइपर बेल्ट। ठीक है। एस्टेरॉइड बेल्ट की बात करें, ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है। राइटिंग थोड़ी गंदी है, आई नो, बट कोई बात नहीं, मैनेज कर लूँ। ये हमारी है एस्टेरॉइड बेल्ट, ये है हमारी कुइपर बेल्ट। ठीक है। यहाँ पे लगभग 5000 से ज़्यादा एस्टेरॉइड्स है, वो भी ये सन है हमारा, सन के अराउंड रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है। तो एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, अभी हम उनको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। पहले जुपिटर एक्सेट्रा के बारे में पढ़ लेते हैं। एस्टेरॉइड जब प्लूटो पढ़ेंगे ना, तो उस टाइम पे मैं पढ़ा दूंगी अच्छे से। जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है। ठीक है। सबसे बड़ा है, गैशियस प्लेनेट है, मतलब गैसेस से बना हुआ है। ऐसा बोला जाता है कि जुपिटर जो है ना, उसके पास एक, चलिए ये ट्रोजन एस्टेरॉइड का भी उसी टाइम पढ़ लेंगे, छोड़िए। ट्रोजन एस्टेरॉइड मतलब जुपिटर का जो ऑर्बिट है ना, इसमें एक एस्टेरॉइड पाया जाता है, ट्रोजन एस्टेरॉइड। तो ऐसा मतलब साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स का ये उनका ऐसा मानना है कि जो ट्रोजन एस्टेरॉइड है बेसिकली एक एस्टेरॉइड है जो जुपिटर के ऑर्बिट में मिलता है। तो ट्रोजन एस्टेरॉइड में मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये जो एस्टेरॉइड था ना, ये बेसिकली एक इन फ्यूचर एक प्लैनेट बन सकता था, बट जुपिटर क्योंकि बहुत बड़ा है, ग्रेविटेशन उसका बहुत ज़्यादा है, तो इसके डिस्टॉर्शन की वजह से ये जो ट्रोजन एस्टेरॉइड है ये एक प्लैनेट बन नहीं पाया। अदरवाइज ये हमारे सोलर सिस्टम का एक और प्लैनेट बन सकता था, क्योंकि जुपिटर के पास अपना खुद का एक मून होता है, मतलब बहुत सारे मून्स होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा है गैनीमेडा। गैनीमेडा जुपिटर का सबसे बड़ा मून है। उसके बाद जुपिटर में, और तो वही है, साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और जो जितना ज़्यादा दूर होगा तो उतना धीरे धीरे मतलब सन का चक्कर काटेगा। सैटर्न पे मूव करते हैं। सैटर्न बेसिकली इस पे रिंग्स होती हैं बहुत सारी। सैटर्न के पास भी बहुत सारे मतलब मून्स, और सैटर्न के बारे में भी स्पेशलिटी, मतलब ये भी गैसियस प्लैनेट ही है, साइज बहुत बड़ा है, जुपिटर से छोटा है। जुपिटर के बाद सबसे बड़ा सैटर्न ही है। और सैटर्न के पास रिंग्स, मतलब ये है कि सैटर्न जो है ना, आप सोलर सिस्टम में देखिए तो आपको अलग ही दिख जाएगा, क्योंकि इसके पास रिंग्स होती हैं। हालांकि वो रिंग्स नेक्ड आइज से हम नहीं देख सकते, टेलीस्कोप से देख सकते हैं। सैटर्न का जो आपने टाइटन का नाम सुना होगा, टाइटन की वॉच आती है, टाइटैनिक जो एक शिप था उसके बारे में। तो टाइटन बेसिकली क्या है, टाइटन जो है सैटर्न का एक नेचुरल सैटेलाइट है, मून उसका कह सकते हैं, सबसे बड़ा, मतलब सैटर्न का जो मून है उसमें सबसे बड़ा है। जो गैनीमेडा जो जुपिटर का मून है ना, गैनीमेडा हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है। मतलब जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट, उसका सबसे बड़ा मून गैनीमेडा। गैनीमेडा पूरे सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा मून है। सैटर्न का सबसे बड़ा मून दैट इज टाइटन। ठीक है। सैटर्न के बाद यूरेनस। अच्छा एक चीज और, हमारे सोलर सिस्टम के जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं ना, ये सारे प्लैनेट्स रोटेशन करते हैं अपनी एक्सिस पे। सारे प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो सबको पता होगा, घड़ी की डायरेक्शन में, घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में। तो सारे प्लैनेट्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। बट वीनस एंड यूरेनस, ये 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो मैंने शायद उल्टा बोल दिया। सारे प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करते हैं। वीनस एंड यूरेनस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। ठीक है। बाकी सारे प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज में, वीनस एंड यूरेनस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करते हैं। यूरेनस फर्स्ट ऐसा प्लैनेट था जिसको कि एक टेलीस्कोप की हेल्प से फाइंड किया था विलियम हर्शेल नाम के एक एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने 1781 एडी में इसको यूरेनस को फाइंड आउट किया था विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। तो यूरेनस के पास बेसिकली इसके पास भी रिंग्स होते हैं। यूरेनस पे 13 रिंग्स होते हैं, जिनके नाम मतलब वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी जैसे अल्फा, बीटा, गामा, जीटा के 4 वेरिएंट्स होते हैं, 2 4 5 6, लैम्डा, न्यू, म्यू,
जीटा, ईटा, लैम्ड, एप्सिलॉन, ये सब करके ऐसे इसके 13 मून्स होते हैं यूरेनस के। नेपच्यून के उसके बाद फिर नेपच्यून पे मूव करते हैं। नेपच्यून भी लगभग यूरेनस जैसा ही होता है, इसके पास भी वही सबसे ज़्यादा दूर है। और नेपच्यून के बाद फिर वो क्यूपर बेल्ट एक्सेट्रा स्टार्ट हो जाती है। इसका भी थोड़ा स्ट्रक्चर जो है, यूरेनस और नेपच्यून पे ना मीथेन बहुत ज़्यादा होता है। मीथेन की प्रेजेंस की वजह से ये थोड़ा मतलब इनका अपीयरेंस थोड़ा ग्रीनिश सा, मतलब ग्रीन कलर थोड़ा इनमें नज़र आता है। ये प्लैनेट्स का होगा। इसके बाद प्लूटो पे आते हैं। प्लूटो बेसिकली प्लैनेट ही था पहले, नेपच्यून के बाद आता है। हमारे सोलर सिस्टम का वो लास्ट प्लैनेट हुआ करता था। फिर ये बात है 2006 की, चेक रिपब्लिक की कंट्री है, वहाँ पे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU की मीटिंग चल रही थी चेक रिपब्लिक में। तो वहाँ पे उन्होंने एक जो प्लैनेट्स की एक नई डेफिनेशन प्रपोज करी। 24 अगस्त 2006 की बात है। उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो मतलब प्लैनेट्स की जो नई डेफिनेशन दी गई, उसमें जो प्लूटो था ना, वो उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो जो भी एस्ट्रोनॉमर्स थे उन्होंने सोचा कि प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर देते हैं, सो डैट ये मतलब क्योंकि उसका साइज छोटा है, प्लूटो का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है सन से, रिवॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता था, मतलब और दूर है तो ऑब्वियसली ऑर्बिट बड़ा है ना उसका प्लूटो का, तो ऑर्बिट बड़ा है तो रिवॉल्यूशन में ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता था और जो भी था, तो उसकी वजह से वो डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को प्लैनेटरी स्टेटस से हटा के ड्वार्फ प्लैनेट का स्टेटस दे दिया। ये 24 अगस्त 2006 की बात है। उसके बाद एक माइनर प्लैनेट सेंटर करके एक बॉडी है, सितंबर 2006 में उन्होंने इसके क्योंकि 24 अगस्त के बाद कुछ टाइम बाद सितंबर 2006 में माइनर प्लैनेट सेंटर ने प्लूटो को एक मतलब एस्टेरॉइड, क्योंकि ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है, एस्टेरॉइड से होता है ना, तो एस्टेरॉइड नंबर दिया 134346 या फिर 134340 कुछ ऐसा नंबर था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। तो ये एस्टेरॉइड नंबर दिया। प्लूटो के पास बेसिकली 3 मून्स है, चेरोन, निक्स एंड हाइड्रा। चेरोन सबसे बड़ा है, तो इसको भी ऐसे ही जो प्लूटो का जो एस्टेरॉइड नंबर है 134346 है आई थिंक, तो 134346 ABC करके ऐसे इसके मून्स को भी एस्टेरॉइड का नाम दे दिया गया। अब एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, ये तो हो गई प्लैनेट्स की बात। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, एस्टेरॉइड्स वही बेसिकली मतलब ड्वार्फ प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करते हैं और वही चीज़ें हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि प्लूटो को भी एक एस्टेरॉइड का नाम दे दिया गया। एक अभी मुझे याद आया, एक बहुत फेमस एक कोट है कि बी लाइक प्लूटो। तो इसका मतलब क्या होता है, बी लाइक प्लूटो मतलब कि बहुत टाइम से प्लूटो की डिस्कवरी ना बेसिकली क्लाइडे टॉमबर्ग एक एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने करी थी 1930 में करी थी। तो उस टाइम से 1930 से जब से इसकी डिस्कवरी हुई तो प्लूटो को ना एक प्लैनेट ही माना जाता था। अब 1930 से मान लीजिए कि अप्रोक्स 76 ईयर्स है ना, 1930 से 2006 की बात है, 76 ईयर्स तक साइंटिस्ट्स ने, एस्ट्रोनॉमर्स ने प्लूटो को एक प्लैनेट की तरह देखा। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है एक नई डेफिनेशन लाती है प्लैनेट्स की और कहती है कि अब हम प्लूटो को प्लैनेट नहीं मानते। उससे प्लूटो का क्या बिगड़ा, कुछ भी नहीं। वो जैसे पहले सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था वैसे ही अभी भी कर रहा है, अपनी एक्सिस पे जैसे रोटेट कर रहा था वैसे ही कर रहा है। जो उसका टेम्परेचर था, जो उसके फीचर्स थे, सब कुछ सेम है। ह्यूमंस के कुछ भी कहने से क्या प्लूटो को कुछ फर्क पड़ा, कुछ नहीं। बस ह्यूमंस ने मानना बंद कर दिया कि वो प्लैनेट नहीं है, उससे प्लूटो का क्या बिगड़ा, कुछ भी नहीं, वो तो एज इट इज है ना। तो इसलिए एक कोट कहा जाता है कि बी लाइक प्लूटो, कि मतलब कोई कुछ भी बोले उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ मतलब मैं तो बेसिकली थोड़ा बिलीव करती हूँ, बिकॉज अब कोई कुछ भी करे आप अपना काम करते रहिए। जैसे कि प्लूटो कर रहा है, उसको प्लैनेट मानो ना मानो वो तो अपना काम कर रहा है ना, हमारे मानने ना मानने से उसका क्या हो जाता है। खैर टॉपिक पे वापस आते हैं। अब एस्टेरॉइड्स हैं, एक चीज़ होती है मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स, ठीक है, वो क्या होते हैं। अब एस्टेरॉइड्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं बहुत फास्ट, क्योंकि उनका साइज छोटा है तो रिवॉल्यूशन वो फास्ट करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे जो बेल्ट है ना, एस्टेरॉइड बेल्ट, यहाँ पे बहुत सारे लगभग 5000 से ज़्यादा एस्टेरॉइड्स एक साथ हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो 2 एस्टेरॉइड्स हैं ना वो आपस में कोलाइड कर जाते हैं, टकरा जाते हैं। उनके टकराने से क्या होता है कि अब बहुत ज़्यादा स्पीड में कोई चीज़ अगर टकराएगी
तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, है ना, फिजिक्स में कोलिजन थ्योरी होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो कई बार ऐसा होता है क्योंकि एस्टेरॉइड बेल्ट जो है सबसे मतलब अर्थ के बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हालांकि मार्स के ज़्यादा पास है, बट कई बार ऐसा होता है क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशन स्ट्रांग है, काफ़ी स्ट्रांग है, एस्टेरॉइड्स छोटे से होते हैं, तो एस्टेरॉइड्स टकराते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो अर्थ के ऑर्बिट की तरफ मूव करने लगते हैं, उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इस ऑर्बिट में जाने के बदले वो इस तरफ आ जाते हैं। तो जब वो अर्थ की तरफ आने लगते हैं, अर्थ की ग्रेविटेशन उनको कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी साइड खींच लेती है। तो जब वो अर्थ की साइड आते हैं, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्योंकि वो बहुत बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, तो जब एटमॉस्फेयर में वो अभी जो है ना, वो जब एस्टेरॉइड्स जो हैं वो अर्थ की तरफ आने लगते हैं, एटमॉस्फेयर में आने के बाद ना वो बर्न हो जाते हैं, मतलब फ्रिक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है, हीट प्रोड्यूस होती है, वो बर्न हो जाते हैं। तो जब वो बर्न हो जाते हैं, अर्थ की तरफ मूव करने लगते हैं, उनको कहा जाता है मीटियोर्स, शूटिंग स्टार्स, ठीक है। जैसे आपने कई बार देखा होगा जिसको टूटता हुआ तारा कहते हैं, कई बार है ना, आप देखते होंगे कि कुछ चमकता हुआ सा मतलब बहुत तेजी में गिर रहा है, उसको टूटता हुआ तारा बहुत लोग कह देते हैं, वो बेसिकली तारा नहीं होता, वो मीटियोराइट्स होते हैं। अब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है मोस्टली मतलब ज़्यादातर ऐसा होता है कि ज़्यादातर मीटियोर्स को वो बर्न कर देता है एटमॉस्फेयर में ही, क्योंकि हीट से। बट कई बार एस्टेरॉइड्स का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, कई बार एस्टेरॉइड्स का साइज इतना ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब कुछ एस्टेरॉइड्स ऐसे होते हैं जिनके अपने मून भी होते हैं, मतलब उनके अपने नेचुरल सैटेलाइट्स भी होती हैं, मतलब एस्टेरॉइड्स के अराउंड भी कोई चीज़ है जो रिवॉल्व करे, उनकी नेचुरल सैटेलाइट। बट यहाँ पे मतलब अब कोई बहुत बड़ा एस्टेरॉइड है, वो आया अर्थ की तरफ, अर्थ की ग्रेविटी ने उसको अपनी तरफ पुल कर लिया, वो फ्रिक्शन से बर्न हुआ, मीटियोर बना, लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर में जितने टाइम वो रहा वो कम्प्लीटली बर्न नहीं हो पाया, तो ग्रेविटेशन तो उसको अभी भी खींच रही है, वो एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर किया। कई बार ऐसे एस्टेरॉइड्स अर्थ पे टकरा जाते हैं, है ना, तो जब वो अर्थ पे टकरा जाते हैं, अर्थ की सरफेस पे गिर जाते हैं, तो वो फिर अभी तो हवा में जब चल रहे थे तो उनको मीटियोर्स कहा जाता था, अब जब वो अर्थ की सरफेस पे आके गिर गए तो उनको मीटियोराइट कहा जाता है, ठीक है। मीटियोर्स और मीटियोराइट्स का डिफरेंस समझ आया। जब ये एस्टेरॉइड्स गिरते हैं अर्थ की सरफेस पे टकराते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उनसे लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे महाराष्ट्र में कोलेरू लेक है, इंडिया में महाराष्ट्र में, तो वो बेसिकली क्रेटर लेक है। क्रेटर लेक वही जो एस्टेरॉइड गिरा तो बहुत फोर्स से गिरा, है ना, तो फोर्स से मतलब अर्थ में गड्ढा हो गया। अब ऑब्वियस सी चीज़ है, कोई चीज़ है उस पर आप बहुत फोर्स से कुछ गिराओगे तो जो सरफेस है वो तो धंस जाएगी ना, तो वहाँ पे एक गड्ढा सा, एक क्रेटर सा क्रिएट हो जाता है, उस क्रेटर में बारिश का पानी भर जाता है, तो वो क्रेटर लेक उसको फिर कहा जाता है। वो लेक्स का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से पढ़ लेंगे। तो इंडिया में ऐसी एक ही क्रेटर लेक है, कोलेरू लेक, बेसिकली वर्ल्ड में बहुत सारी है। जो डायनासोर्स थे ना, एग्जिस्ट करते थे एक टाइम पे, तो डायनासोर्स का एंड भी इसी वजह से हुआ था, क्योंकि एक एस्टेरॉइड था, बेसिकली मैं अभी नाम थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो वो एस्टेरॉइड गिरा था अर्थ पे, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बहुत बड़ा कोलिजन हुआ था उस एस्टेरॉइड का अर्थ के साथ, और उससे इतनी ज़्यादा एनर्जी निकली, इतनी ज़्यादा एनर्जी निकली, इतना तेज मतलब शेक हुआ बहुत। तो उस टाइम पे मतलब अर्थ की जो लाइफ थी, ऑलमोस्ट जो भी बड़े बड़े एनिमल्स थे, डायनासोर्स थे, उस टाइम पे अर्थ पे डायनासोर्स का राज हुआ करता था। डायनासोर्स ख़त्म हो गए, जितने भी बड़े क्रीचर्स थे सब खत्म हो गए, बस कुछ समुद्रों में और मतलब बहुत जो डीप ओशियंस और मतलब बहुत छोटे छोटे जो लिविंग क्रीचर्स थे वही लोग बस सरवाइव कर पाए, जिसके बाद दोबारा से फिर धीरे धीरे करके लाइफ इवॉल्व हुई अर्थ पे, वो सारी चीज़ें। तो वो भी एक बेसिकली एक एस्टेरॉइड की कोलिजन की वजह से ही हुआ था, ठीक है। एस्टेरॉइड समझ आ गया, नेबुला हो गया, कॉमेट हो गया, प्लैनेट्स हो गए, सन हो गया, और क्या सेलेस्टियल बॉडीज़ में आई थिंक मोर और लेस कंप्लीट ही है। बाकी कुछ अगर टॉपिक रह रहा होगा तो बाकी अर्थ के बारे में, मतलब अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में किया था ना कि कैसे बारिश हुई, ओशियंस कैसे बने, पेंजिया क्या था, पेंथाल्सा क्या था, टेथस सी, और जो भी था, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेक्शन सेल थ्योरी, ये सारी चीज़ें हम इसको फिर मतलब आज हमने जो सेलेस्टियल बॉडीज है, कॉस्मोलॉजी वाला जो टॉपिक है, उसको हमने थोड़ा मतलब मोर और लेस कुछ स्टडी कर लिया उसके बारे में। बाकी अगर कुछ टॉपिक इसमें रह गया होगा तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगी। नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली हम वही स्टार्ट करेंगे, अर्थ का फॉर्मेशन, अर्थ पे लाइफ कैसे इवॉल्व हुई, अर्थ के बारे में मतलब कैसे ये जो अभी जो हमारी जो मॉडर्न अभी जो भी हम देख रहे हैं चीज़ें, ऐसी तो अर्थ स्टार्टिंग में नहीं थी, टेम्परेचर कैसे, वॉल्केनिक इरप्शंस, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी अभी तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि इसमें और कुछ रह रहा है।
हालांकि और चीज़ें हैं इसमें, बट अभी मेरे को करंटली याद नहीं आ रहा, क्योंकि कॉस्मोलॉजी इतना तो नहीं, इसमें बहुत कुछ है, स्टार्स, गैलेक्सीज। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। बाकी हाँ, कल वाले वीडियो में ना, मतलब मुझे नहीं पता कैसे हुआ, सब कुछ ठीक था। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, मेरी वोकल वॉइस ठीक थी, डिस्टेंस जो है, क्योंकि मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करती हूँ अभी, तो डिस्टेंस भी ठीक थी फ़ोन की, और मेरी बैकग्राउंड नॉइज भी सब कुछ ठीक था। आई डोंट नो ये कैसे हुआ, बट कल वाली वीडियो में वॉइस जो साउंड थी वीडियो की बहुत ज़्यादा लो थी, ऑडिबल नहीं थी। मुझे जब मैंने वीडियो जब देखा, बाद में रिव्यू किया, तो मुझे पता चला कि ये वॉइस जो है इतनी ज़्यादा लो है कि ऑडिबल ही नहीं है। मतलब मेरे फ़ोन में अगर मैं फुल वॉइस पे सुन रही हूँ तो सुनाई दे रही है, और बहुत सारे लोग जिन्होंने वीडियो देखा था कल का, तो उन्होंने मुझे बताया कि मतलब उनके फ़ोन में बिल्कुल भी ऑडिबल नहीं है। तो उसके लिए मुझे नहीं पता कैसे हुआ, आई एम रियली सॉरी। मैंने तो अपनी साइड से कोशिश करी थी, हालांकि मैंने उसको ठीक करने के लिए बहुत ट्राई किया, बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करी, बट किसी ने भी वर्क नहीं किया। आई डोंट नो क्या इशू है, क्या हुआ। मैंने वैसे तो आज चेक करके वीडियो बनाया कि वॉइस अच्छे से आ रही है या नहीं, बट आई होप कुछ आज के वीडियो में कुछ ना हो वैसा। बाकी मुझे मतलब ये था कि अच्छा लगा कि जैसे फर्स्ट वीडियो जब हम रिकॉर्ड करते हैं ना, तो जितने भी नोन्स होते हैं वो सब सपोर्ट करते हैं, सब लोग वीडियो देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट वीडियो होता है तो सबको क्यूरियोसिटी होती है कि जो भी हमारा नोन है वो क्या, मतलब यूट्यूब पे कोई आता है तो फर्स्ट वीडियो ऑलमोस्ट मोर और लेस लोग सपोर्ट करते हैं। बट सेकंड वीडियो पे मैंने जो रिस्पांस देखा अपने फ्रेंड्स का और जो भी था, तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड मोटिवेशन काफ़ी मिला कि चलो लोग पसंद कर रहे हैं। कम से कम उन्होंने बताया कि हाँ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, इट मीन्स दे वॉन्ट टू सी माई वीडियो। तो इसलिए कल वाली वीडियो में मैंने बहुत ट्राई किया, बट चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही। अगर किसी को पता हो कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन जिससे कि ऐसा हो सकता है कि अपलोडेड वीडियो में हम वॉइस जो है बूस्ट कर सकते हैं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में आप लोग बता देना, जिससे मैं थोड़ा सॉफ्टवेयर नो अगर यूज़र फ्रेंडली हो, उसका इंटरफेस थोड़ा ईजी हो यूज़ करने में तो बेटर होगा, क्योंकि मुझे एडिटिंग इतनी आती नहीं है। हालांकि मैं सीखूंगी, बट अभी इतना मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रही कि मैं एडिटिंग भी साथ के साथ सीखूं। तो कल वाले वीडियो के लिए तो आई एम सॉरी। और पता प्रॉब्लम ये है कि मतलब मैं एडिटिंग नहीं करती वीडियो में, जो भी है वो कॉन्टिन्यूसली बस चलती जाती है क्लिप। तो जब अगर कुछ वीडियो में गड़बड़ हो जाती है ना, तो उसको ठीक करने का कोई तरीका नहीं है एक्सेप्ट इसके कि पूरा वीडियो हम दोबारा से बनाएं। एंड 30-40 मिनट्स का वीडियो मतलब पूरा दोबारा से शूट करना थोड़ा मतलब टीडियस हो जाता है, और टाइम का भी इशू है, तो इसलिए मैं दोबारा से मैंने रिकॉर्ड करना। हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इन फ्यूचर अगर ये चीज़ ठीक नहीं हो पाई इस वीडियो की, तो मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पे एक वीडियो और बनाने का ट्राई करूँगी, जिसमें कि जो भी कॉन्सेप्ट्स उसमें मैंने डिस्कस किए वीडियो में वो, और साथ में कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि उस टाइम तक ऑब्वियसली प्रैक्टिस हो चुकी होगी, तो जो भी चीज़ें थोड़ी इम्प्रूव होंगी तो एक वीडियो हम बाद में और बना देंगे। बाकी अभी के लिए तो सॉरी बोल सकती हूँ, बाकी अपनी साइड से हम अपना बेस्ट देंगे। अब कोई टेक्निकल इशू हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं ना। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा जैसा रिस्पॉन्स आया सब लोगों का। और बाकी आज वाले वीडियो में अगर कुछ मिस्टेक हो गई हो, कुछ बोलने में कुछ इन्फॉर्मेशन गलत डिलीवर हो गई हो, तो उसके लिए माफ़ कर देना। और आज थोड़ा मैंने लास्ट में, मतलब जो अभी जो हम बात करें, तो थोड़ा मैंने आप लोगों का टाइम भी वेस्ट किया, इसलिए मैंने ये चीज़ें लास्ट में डिस्कस की, सो डैट स्टार्टिंग में जो बच्चे पढ़ने वाले हों तो वो पढ़ के अपना निकल जाए, तो टाइम वेस्ट, क्योंकि आपका टाइम जितना आपके लिए वैल्यूएबल है मेरे लिए भी उतना ही है। तो जो भी था, मतलब थैंक यू सो मच, और कुछ मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।